हेलो एंड नमस्कार सभी को। मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में, एक और नई सीरीज़ में। जी हाँ, ये सीरीज़ होने वाली है हमारी ब्रजधाम की यात्रा का और इसका हमने शीर्षक रखा है यात्रा ब्रजधाम की। तो 84 कोस जो ब्रजमंडल है, हमने उसको कवर करने की पूरी कोशिश की है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारी ब्रज यात्रा का और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए, स्टे के क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये सब आपको आने वाले एपिसोड्स में जानने को मिलेगा इस सीरीज़ के माध्यम से। तो बने रहिएगा, सीरीज़ को देखिएगा ज़रूर। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हमारी यात्रा जहाँ से स्टार्ट हुई और वृंदावन हम कैसे पहुँचे, कितना टाइम लगा हमें और क्या एक्सपीरियंस रहा हमारी ये जर्नी का, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए ज़रूरी, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो समय को नष्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोलिए राधे राधे। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है इस मॉर्निंग में सुबह 6 बजे भोपाल मध्य प्रदेश से। और ये रास्ता जो था जिससे हम जाने वाले थे वो रास्ता था गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, आगरा होते हुए। यहाँ से लगभग डिस्टेंस जो था गूगल मैप्स में 610 किलोमीटर का डिस्टेंस था ये रास्ते से, और टाइम लगभग 11 से 11.5 घंटे का टाइम अप्रॉक्सीमेटली लगने वाला था। पर मोस्टली जो गूगल मैप्स टाइम बताता है उससे पहले ही पहुँच जाते हैं कई बार हम लोग। पर यदि रास्ते में आपको ट्रैफिक मिलता है, रास्ता ख़राब मिलता है तो टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। तो इस बार देखते हैं कितना टाइम लगता है और आपको भी पता लगेगा टाइम की कितना लगेगा हमें भोपाल से पहुंचने में मथुरा तक। यदि आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं कहीं भी जाने के लिए तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा रास्ते में और आपका डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो इसलिए हम भी जल्दी निकले। हालांकि और जल्दी निकलने का हमारा प्लान था, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी तो निकल पाए, पर फिर भी 6 AM मॉर्निंग में हम निकल गए। और बढ़िया सा सुबह मौसम था, आप देख सकते हो ये एयरपोर्ट रोड का मौसम है, नज़ारे हैं एयरपोर्ट रोड के भोपाल के। तो बहुत ही शानदार लगता है। आप मॉर्निंग में कभी कभी आएँ, यदि भोपाल आए में हैं आप तो भोपाल में ज़रूर इधर एक बार चक्कर लगाएं सुबह सुबह, अच्छा लगता है। कई लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हुए भी दिख जाएंगे आपको। तो बढ़िया नज़ारे हैं। तो नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग निकल गए, भगवान का नाम लेते हुए। तो नज़ारों का आनंद लेते हुए बढ़िया हम बातचीत करते हुए सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। और रास्ते भी ठीक ठाक ही थे, मतलब बीच बीच में अच्छे थे, कुछ ख़राब भी थे, पर बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं थे। आप आराम से निकल सकते हो, सुबह मॉर्निंग में आप निकल रहे हो तो आराम से आप जा सकते हो, रास्ते भी खाली थे तो अच्छा लग रहा था। और कुछ ही देर में हम गुना भी पहुंचने वाले थे। अभी हमने कुछ देर पहले गुना क्रॉस किया है, पर हमें कुछ रुकने की जगह नहीं दिखी खाने पीने के नाम से। तो अभी एक ये हाईवे ट्रीट ज़रूर दिखा है हमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि कुछ खाने पीने को मिलेगा तो। लगभग हम 200 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं भोपाल से और 3 घंटे का समय लगा हमें। रास्ता ठीक है, बीच बीच में गड्ढे हैं, तो उस हिसाब से आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, तो इधर ब्यावरा के आगे आपको ज़्यादा खाने पीने के जो स्टॉल्स रहते हैं हम देखते हैं आमतौर पे इधर भोपाल इंदौर के आसपास अच्छे
स्टॉल्स रहते हैं, दुकानें रहती हैं, शॉप्स रहती हैं खाने पीने की। उस टाइप से यहाँ पे मुझे ज़्यादा देखने को कुछ नहीं मिला। हमने बहुत ढूँढा, पर जो मिल रहे थे वो थोड़े एक्सपेंसिव भी थे और जैसे हमको चाह रहे थे वैसे नहीं थे और बहुत ही कम थे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कभी अब आप यहाँ पे इस रोड पे आ रहे हैं तो खाना पीना साथ में लेके चलें, या फिर ऑप्शंस कम ही मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रख के चलें। फिर हाईवे ट्रीट से थोड़ा-सा आगे चलने के बाद हमें एक और बड़ा-सा अच्छा रेस्टोरेंट दिखा, जिसका नाम था दूल्हा चौका। हमने सोचा कि यहाँ पे शायद कुछ हमें हमारे हिसाब से कुछ मिल जाएगा खाने पीने को, तो उसके लिए हमने एंट्री करी गाड़ी की। ये जो है वो अदर साइड पे था ये जो रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए हमने यू टर्न करके लेकर आए थे गाड़ी और हमने कहा चलो देखते हैं क्या है, तो आगे आपको पता लगेगा यहाँ का। तो रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है ये, आप आ सकते हो, खा भी सकते हो खाना मिलेगा आपको प्रॉपर। जो हम इस सेंट्रल इंडिया में जो हम इंदौर भोपाल में नाश्ता करते वैसा नाश्ता तो नहीं था ज़्यादा इसमें, पर एमिनिटीज़ अच्छी खासी थी। बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क टाइप में भी था, गार्डन था और बैठने के लिए भी अच्छी खासी जगह थी यहाँ पे, और वॉशरूम्स भी अच्छे अवेलेबल थे। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। पर हमें कुछ यहाँ पे खाने का जमा नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम था और हम कुछ हल्का फुल्का नाश्ते के हिसाब से देख रहे थे, पर वैसा हमको यहाँ पे मिला नहीं। तो हमने फिर आगे एक और रेस्टोरेंट पे नाश्ता किया, अपना ढाबा करके एक था, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। नहीं, हल्का फुल्का खाना चाहिए वो नाश्ता आपको। यहाँ पे भी कोई वैसे ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ठीक है। फिर कुछ ही देर में हम पहुँच गए थे शिवपुरी। शिवपुरी आप जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक बाईपास मार्ग और एक जो दिखेगा वो अंदर से शहर से होते हुए मार्ग दिखेगा। तो आप यदि मॉर्निंग में हैं और मेरे हिसाब से यदि दोपहर में भी जा रहे हो तो आप अंदर से ही जाना, क्योंकि यदि बाईपास से जाओगे तो बाईपास थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा है। मेन मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा आपको डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा बाईपास से, और थोड़ा रास्ता भी गड़बड़ है बाईपास से। तो आप लोग चाहें तो अंदर से ही जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। हम तो मॉर्निंग का टाइम था और संडे भी था, तो अंदर से ही गए तो बढ़िया से रास्ता मिला, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला और टाइम भी कम लगा शिवपुरी क्रॉस करने में। सीधा-सीधा ही रास्ता है, आपको कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एंटर करेंगे वही रास्ते को पकड़ के चलें तो आप लास्ट में शिवपुरी से बाहर निकल जाएंगे। तो मेरी सजेशन यही रहेगा, मुझे तो ये रास्ता बेटर लगा। फिर शिवपुरी हमने जैसे ही क्रॉस किया तो कुछ टाइम तो बड़ा सही रास्ता मिला, पर उसके बाद जो रास्ता मिला हमको उसमें तो हम बहुत ही टेंशन में आ गए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। बीच बीच में तो अच्छे रास्ता है, फिर लेकिन एकदम से बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं। तो ये नज़ारा आपको गड्ढों का पूरे ग्वालियर तक मिलेगा, और ये हमने फेस किया। तो यदि आपकी छोटी गाड़ी है या हैचबैक है तो इस चीज़ का तो विशेष ध्यान करके चलाइएगा गाड़ी, कि गड्ढे कभी भी कैसे भी आ सकते हैं इस रास्ते पे। हमने तो अनुभव किया, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रास्ते पे, तो पता नहीं कब तक सुधरेंगे। अभी तो कंडीशन बहुत ख़राब है शिवपुरी से आगे तक। शिवपुरी तक तो फिर भी आप भोपाल से आराम से आ सकते हैं, पर उसके आगे थोड़ा सा रिस्क वाली कहानी है। और रात में तो इस रोड पे हमको बड़ा ही रिस्क लग रहा था। कि रात में आप सोचें यहाँ से निकलने की तो सोच समझ के निकलें, क्योंकि गड्ढे कहीं भी मिल सकते हैं और दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हाँ, टोल आपको प्रॉपर मिलेंगे,
तो टोल का भी ध्यान रखें, 100 रुपये के लगभग टोल हर ही जगह मिलेंगे आपको। तो पता नहीं किस बात का टोल लेते हैं, मेंटेन तो है नहीं रोड पर, टोल पूरा आपको देना पड़ेगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फिर कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए थे ग्वालियर। लगभग शिवपुरी से ग्वालियर तक हमें 2 से 3 घंटे लगे पहुंचने में। रास्ता भी ख़राब था और टाइम भी लगता है पहुंचने में, तो हम ग्वालियर पहुंचे। तो ग्वालियर में भी आपको 2 बाईपास मिलेंगे, एक तो लॉन्ग कट वाला बाईपास मिलेगा और एक शॉर्ट कट वाला बाईपास मिलेगा, जिसमें कि आपको ऐसा 2 लेन रोड मिलेगा। तो आप 2 लेन वाला रोड ले लें, उसमें आपको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा और आराम से आप निकल जाएंगे ग्वालियर क्रॉस करते हुए। तो आपको इसमें ट्रैफिक भी नहीं लगेगा ज़्यादा। तो हनुमान चौराहा करके ये जगह आती है, ये इसी रास्ते पे हमको देखने को मिला स्टेडियम, यहाँ का जो नया नवेला स्टेडियम बन के तैयार हुआ है ग्वालियर में, वो भी देखने को मिलेगा इस रास्ते पे। तो आप ये रास्ता ले सकते हैं ग्वालियर में। ये जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, यही है यहाँ का ग्वालियर का स्टेडियम। बढ़िया अच्छा लग रहा था देखने में, तो सुंदर बना हुआ है और ये थोड़ा सा आजू बाजू जगह सब खाली है यहाँ पे, तो अभी नया ही कंस्ट्रक्शन दिख ही रहा था। अच्छी जगह है। ग्वालियर पहुँच गए हैं हम लोग, लगभग 2 बजे हैं। ग्वालियर क्रॉस कर दिया है हमने। यहाँ से ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है इधर, तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है और रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, तो आराम से चलाना है इधर के रास्तों पे आपको भी, और हमको भी चलाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। तो ग्वालियर क्रॉस करने के बाद ये क्यूब स्टॉप करके आपको एक मध्य प्रदेश टूरिज्म से टाई अप है शायद इसका, तो ये स्टॉप दिखेगा। तो यहाँ पे हमने लंच किया, बढ़िया जगह दिखी हमको ये। इसमें आपको प्रॉपर पार्किंग भी मिल जाएगी और वॉशरूम वगैरह भी अच्छे साफ़ सुथरे मिल जाएंगे। आप देख सकते हो ये सामने वॉशरूम है, दोनों के अलग अलग सेपरेट वॉशरूम्स हैं, हाइजीन पूरी मेंटेन है। और यहाँ से एंट्री करेंगे आप तो आपको प्रॉपर डाइनिंग एरिया दिख जाएगा सामने, और यहीं वॉश बेसिन वगैरह भी सामने दिख जाएंगे, जहाँ पे आप प्रॉपर हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पीने का भी ले सकते हैं। तो अच्छी जगह है। यदि आपको यहाँ पे स्टॉप लेना है तो ले सकते हैं, क्यूब स्टॉप करके कई जगह आपको मिल जाएंगी हाईवेज़ पे। तो ग्वालियर के बाद आपको थोड़ा खाने पीने का और ये सब चीज़ें मिल जाएगी, पर ग्वालियर से ब्यावरा के बीच में आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे रेट भी नॉर्मल ही थे, आपको थाली भी 200-250 रुपये में लगभग थाली भी मिल जाएगी खाने के लिए। और यहाँ पे भी प्रॉपर बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है, तो वो एंजॉय कर सकते हैं बच्चे यदि आपके साथ हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हम भी 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो बढ़िया था। तो हमने यहाँ पे लंच किया और फिर आगे निकल गए। तो हम सोच रहे थे अब कि यदि टाइम से पहुंच जाते हैं तो हम आगरे का ताजमहल भी देख लेंगे, तो वही ट्राई कर रहे थे। पर ग्वालियर के बाद जो है वो ट्रैफिक भी हमको डबल हो गया था। रास्ता तो ठीक ठाक ही था, गड्ढे भी मिल रहे थे यहाँ के पे भी, पर ट्रैफिक भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया था ट्रक्स का, क्योंकि ग्वालियर से जो है वो झांसी वाला रोड भी मिल जाता है। तो ये वाला जो NH-44 है ये हमको मिल गया था यहाँ से। तो ग्वालियर के बाद आपको आगरा तक तो अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि ये 4 लेन रोड है, और 4 लेन रोड के हिसाब से ट्रैफिक यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, तो इसमें भी आपको टाइम कंज्यूम होगा आपका। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पुल जो है वो चंबल नदी का है,
जो कि बहुत ही फेमस नदी है मध्य प्रदेश में। तो ये उसका पुल है। हमने भी पहली बार ही चंबल नदी देखी थी। तो ये सब ऐसा कवर है आजू बाजू से, तो आप ऐसा ध्यान से खड़े होके नहीं देख सकते हैं आप, क्योंकि ट्रैफिक भी रहता है, गाड़ी तो आप खड़ी कर ही नहीं सकते हो। बस ऐसे ही दूर से नज़ारे देख के आप निकल सकते हो। तो लगभग 4:30 4:15 4:30 के लगभग हम पहुंच गए थे आगरा। तो आगरा आप जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको ये साइन बोर्ड दिखेगा इस रूट से, दिल्ली 210 किलोमीटर्स, जयपुर 259 किलोमीटर्स और आगरा यहाँ से 13 किलोमीटर्स। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये बाईपास का फ्लाईओवर है। यदि आप यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो आप आगरा को बाईपास करते हुए आगे दिल्ली की ओर निकल जाएंगे, और यदि आप डायरेक्ट जाते हैं तो आगरा में आप एंटर कर लेंगे। तो हमने भी एंटर किया क्योंकि हमने ताजमहल देखना था। तो लगभग हम 5 सवा 5 बजे के लगभग हम पहुंच गए थे आगरा ताजमहल के पास में। क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, संडे था, तो हमें वहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लग गया अच्छा खासा, 12-13 किलोमीटर था वहाँ से। तो इस चीज़ का थोड़ा सा संडे को हमने देखा थोड़ा रश रहता है। और हाँ, फ्राइडे को आप कभी यहाँ आएँ तो ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा। फ्राइडे जो है वो ताजमहल क्लोज़ रहता है, एंट्री क्लोज़ रहती है पर्यटकों के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्राइडे को कभी ना आए ताजमहल देखने। सैटरडे संडे से थर्सडे तक आपको चालू मिलेगा। तो ये जो स्क्वायर देख रहे हैं आप बड़ा सा, घोड़े पे बैठे हुए हैं, तो यहीं पे आपको सामने पार्किंग मिलेगी और यहीं से सामने आपको गेट मिलेगा एंट्री करने का ताजमहल वाले एरिया में। तो ये जो आप सामने देख रहे हो पार्किंग है, ये मेट्रो स्टेशन की पार्किंग है। ताजमहल मेट्रो स्टेशन है ये आगरा का। तो यहीं इसके पीछे ही आपको यहाँ की पार्किंग मिलेगी देखने को, और पार्किंग के पास से ही आपको लोग वाग देखने को मिल जाएंगे। कौन? गाइड वगैरह, ऑटो रिक्शा वाले ये खड़े रहते हैं, जो कि आपको बिल्कुल प्रेशराइज़ करेंगे कि आप ले लें इनको, इनकी सर्विस ले लें। और पैसा कुछ भी बोल सकते हैं, 500-400 रुपये उनके हिसाब से जो भी आपको बोल दें वो। तो ये जो गेट हम जहाँ पे पहुँचे थे ये वेस्ट गेट है। ऐसी 2 गेट और हैं यहाँ एंट्री करने के, तो वहाँ पे भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ये वेस्ट गेट की मैं बता रहा हूँ। वेस्ट जो गेट रहेगा वहाँ के लिए आपको ये वाला मेट्रो स्टेशन जो है ताजमहल वाला मेट्रो स्टेशन है, उसके वहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी कार की। और पार्किंग का जो चार्ज है यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज है कार पार्क करके। ये देखो, ये जो हाथ दे रहे हैं ना ये लोग, ये एक तो पार्किंग वाले भैया हैं, और वो सब सामने खड़े हैं, वो सब ई रिक्शा वाले गाइड्स वगैरह हैं, जो कि आपको बोलेंगे गाइड ले लीजिए और ये सब। हालांकि हम जब पहुँचे थे तो हमको 4:15 के लगभग पहुँचे थे, और 5:30 तक जो है वो एंट्री होती है ताजमहल। आपको यदि देखना है तो 5:30 के पहले पहले आप एंट्री कर लें, क्योंकि 5:30 के बाद वो लोग एंट्री बंद कर देते हैं, तो फिर आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। और मेरी मानिएगा तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करके जाइएगा ताजमहल की, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो। और ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी गेट के पास में भी टिकट काउंटर्स बने हुए हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। पर यदि आप ये ई रिक्शा वगैरह लोगों के साथ जाएंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। और बाहर कई काउंटर बने हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा पैसे में आपको टिकट देते हैं। जैसे कि 50 रुपीज़ यहाँ की टिकट है ताजमहल की एंट्री की पर पर्सन, तो वहाँ पे आपको 60 रुपीज़ ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक आईडी भी लगती है, तो आईडी का ज़रूर ध्यान रखें, आईडी साथ में रखें। तो वैसे तो मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन ही पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताजमहल की टिकट बुकिंग, और उसके बाद आप एंट्री फ्री होके जा सकते हैं, टेंशन फ्री होके। और मोस्टली आपको यदि ताजमहल जाना है तो आप मॉर्निंग में जल्दी आएँ, ताकि आपको फ़ोटो वगैरह लेने में आसानी होगी। कम लोग रहेंगे तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह पिक्चर्स क्लिक करने में ज़्यादा आसानी होगी और देखने को भी ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो अब हम तो पहली बार आए थे, तो हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी कि कहाँ से जाना चाहिए। कई लोगों ने, हालांकि जो पार्किंग वाले भैया थे उन्होंने तो बताया था कि आप पैदल जा सकते हो, पर ये जो रिक्शा वाले भैया हैं इन्होंने इतना हमको वो कर दिया था इन्फ्लुएंस, कि हम मजबूर हो गए इनके रिक्शा लेने के लिए। तो हालांकि रिक्शे से आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा सच में कि बहुत दूर है, और वो बोलेंगे भी कि बहुत दूर है, आपको पैदल जाना पड़ेगा ताजमहल तक, पर ऐसा है नहीं। ये जो रिक्शा वालों का रूट रहता है वो एक अलग रूट है, वो अलग रूट से लेके जाते हैं। और जो पैदल वाला रूट है या जो ऑफिशियल रूट है अंदर से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो वाला जाते हैं तो उससे थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, आपको 5 मिनट का डिस्टेंस है, आप पैदल चल के जा सकते हैं। तो हम तो पहली बार जा रहे थे और हमें वो भी टेंशन था क्योंकि हम 5:30 बज गए थे, बजने ही वाले थे थोड़ी देर में, और टिकट भी हमने नहीं लिए थे। तो इस चक्कर में हमने ये रिक्शा कर लिया। हालांकि ये 60 रुपीज़ हमने दिए थे रिक्शा वाले भैया को, और उन्होंने हमको वहाँ तक छोड़ दिया। बाकी वो बोलेंगे ज़रूर कि गाइड सहित हम आपको समझा देंगे, तो अलग अलग रेट्स रहते हैं, तो बार्गेन ज़रूर करिएगा यदि आपको ये चाहिए है तो। और कोशिश करिएगा यदि आप गाइड चाहिए, गाइड के थ्रू आपको घूमना है, तो आप गेट के बाहर प्रेफर करें। गेट के बाहर ही आपको कई गाइड मिल जाएंगे, और बार्गेन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे रेट कोई फिक्स नहीं रहता है गाइड्स का, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने तो गाइड नहीं किया था क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, और हमने उस टाइम नहीं देखा, ज़्यादा सोचा नहीं, तो इसलिए हमने गाइड नहीं किया। बस इनसे 60 रुपीज़ हमने दिए थे इनके रिक्शा के। और ये जहाँ रोकते हैं वहाँ पे भी आपको कई जगह चीज़ें बोली जाती हैं, पानी बोतल ले लीजिए, कहीं ये ले लीजिए, तो उस टाइप से। ये देखिए टोपियों की दुकान है, तो हमने, लेकिन फिर हमने बाहर से एक टिकट काउंटर पे इनका एक बना हुआ था, तो हमने वहीं से हम टिकट बुक करा ली थी, क्योंकि हमें वही लग रहा था भाई अंदर टिकट बुकिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, भीड़ तो ज़्यादा नहीं मिलेगी। हालांकि आप 5 बजे के लगभग आएंगे तो ज़्यादा आपको भीड़ नहीं मिलेगी टिकट काउंटर पे, तो इन्फ्लुएंस ना हो। यदि आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं भी की है तो आप अंदर से भी ले सकते हैं टिकट। तो हम लोग पहुंच गए हैं ताजमहल। थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि ध्यान रखिएगा 5:30 तक ही एंट्री रहती है, एंट्री की टाइमिंग 5:30 बजे है, तो समय से आए। हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए हमने ऑटो किया, ऑटो वाले को 60 रुपये दिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आपको जहाँ ई रिक्शा आपको छोड़ेगा वहाँ से आपको सामने थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ेगा, लगभग 500 मीटर का ये डिस्टेंस होगा, तो वहाँ आपको पैदल जाना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में कई सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आपको पेठा और यहाँ पे जो भी फेमस चीज़ें, मार्बल की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर आते टाइम ले सकते हैं। हमारे पास तो ज़्यादा टाइम था नहीं क्योंकि एंट्री बंद हो सकती थी कहीं भी, तो इसलिए हम तो स्पीड में जा रहे थे अंदर। ताजमहल में हमने एंट्री कर ली है, चेकिंग होती है, तो आप अपना मोबाइल, पर्स वगैरह सब बाहर निकाल के रखें। और वेस्ट गेट से हमने एंट्री की है, वेट कर रहे हैं और साथ वालों का हमारे आने का। तो ये जो एरिया है, आप जहाँ से एंट्री करेंगे उसके बाद आपको कोई भी चीज़ लाने की अलाउड नहीं है, जैसे कि पाउच वगैरह, जो गुटके वगैरह पाउच होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ पे फेंक के जा सकते हो, तो ऐसी चीज़ें लाना अलाउड नहीं है, और मेरे हिसाब से लाना भी नहीं चाहिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। पानी की बोतल लेके आ सकते हैं, बट पानी की बोतल भी आप प्रॉपर डस्टबिन जहाँ पे हैं वहीं पर ही फेंकें,
क्योंकि साफ़ सुथरा रहेगा एरिया तो हमें भी घूमने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ले लिए, ये पीछे हमारे गेट है, ये दिख रहा होगा आपको। तो हम आगे जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है, शाम का टाइम है, संडे है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। ये पढ़ लीजिएगा आप। ये देखिए कितना विशाल काय दिख रहा है, सुंदर सा। नक्काशी देखिए आप तो। सालों से सुना था इस जगह के बारे में, ताजमहल के बारे में, 7 अजूबों के बारे में। तो 7 अजूबों में से एक आज हमने ये ताजमहल देख लिया। बहुत ही सुंदर दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह है। आप देखोगे तो बहुत ही शानदार लगेगा यहाँ पे। मतलब आप वीडियो में देखोगे, जैसे मैं भी पहले देखता था वीडियो में, तो नॉर्मल सी जगह लगती थी दिखने में, पर आप एक्चुअल में जब मैंने देखा यहाँ पे आके तो बहुत ही तगड़ी चीज़ है। तो देखने लायक तो है। और दूर से जो वाइट वाइट दिखता है प्रॉपर, ये वाइट वाइट नहीं है, ये अलग ही क्रीमिश सा कलर दिखता है। और ताजमहल का जो लुक है आपको दूर से अलग दिखेगा, और आप नज़दीक से जितना नज़दीक से देखेंगे उसका लुक अलग ही दिखेगा। और आई थिंक संडे होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पे। कई लोग थे, फॉरेनर्स भी थे, लोकल पब्लिक भी थी। पर बहुत ही सुंदर जगह है, अच्छी खासी मेंटेन्ड भी है, और बहुत ही बड़ा है यार। मतलब मैं तो जो दूर से देखता था वो तो छोटी सी दिखती थी। नीचे तक ही जा रहे हैं, यहाँ तक बता दे रहा हूँ कहाँ तक। हम ऊपर आपको ताजमहल के अंदर से यदि वीडियो लेना है, फ़ोटो लेना है और आपको देखना है तो उसके लिए आपको अलग से 200 रुपीज़ की टिकट और लगती है, उसको लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कैश काउंटर बाहर ही मिल जाएंगे आपको ताजमहल के नीचे। दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये पीछे ताजमहल और ये उसके सामने ही ये कैश काउंटर यहाँ पे बने हैं, टिकट काउंटर। यहाँ से आप ले सकते हो, 200 रुपीज़ की टिकट है। और ये नज़ारा देखिए नीचे का, जहाँ से मैंने अभी बताया वहाँ से टिकट लेने का। और यहाँ से आपको 200 रुपीज़ वाली जो आप टिकट लेंगे उसकी एंट्री यहाँ से आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं ये वाली टिकट, और ऑफलाइन यहाँ से जहाँ मैंने बताया वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आपको अंदर से देखना है नहीं देखना है। हम लोग तो अंधेरा हो रहा था, इसलिए हम फिर ज़्यादा अंदर गए नहीं, पर दूर से देखने में तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आपकी चॉइस है, आपको देखना है अंदर से तो आप जाके देख सकते हैं आराम से। तो थोड़ा ताजमहल के बारे में जाने तो आप सभी जानते होंगे वैसे तो, कि इसको शाहजहाँ ने बनवाया था उनकी वाइफ मुमताज़ महल के याद में, और उन्हीं के नाम पे ये इसका नाम भी रखा है, मुमताज़ महल के नाम पे ताजमहल। ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1631 से 1648 के बीच में। यहाँ पे आपको बंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, जैसे देख सकते हो ग्रुप में चल रहे हैं। हालांकि ये लोगों को परेशान नहीं करते हैं, यदि आप इनको परेशान ना करें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और थोड़ा सा सावधान भी रहें। और ताजमहल के जस्ट पीछे आपको दर्शन होंगे यमुना जी के, तो आप दर्शन भी कर सकते हैं यमुना जी के, देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार व्यू आता है। और ये देखिए आप, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे,
आप यदि गाइड करेंगे तो गाइड आपको प्रॉपर इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है और ये क्या क्या डिज़ाइन, इनको डिज़ाइन का भी अलग अलग नेम है, तो वो आपको बताएंगे। तो लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों, और देखने में ये भी समझ में आता है कि जब ये बना था जिस टाइम पे, उस टाइम पे कितना कैसी मेहनत करी होगी उनने, क्या कलाकारी करी होगी, कैसे मैनेज किया होगा, वो सोचने लायक बात है। तो चीज़ तो है। और ये जो ड्राइंग देख रहे हैं आप, ये एग्जैक्ट ड्राइंग है इस ताजमहल के जो ऊपर आप ये देख रहे हैं इसकी, और ये इक्वल लेंथ है, आप इसको माप सकते हैं, इतनी लंबाई का है वो। फिर आप जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, हम ऊपर से नीचे की ओर आए तो हमें देखने को मिला ये पेड़। किसी को पता हो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये किस चीज़ का पेड़ है। और फिर हम वापस जाने को हो चले, क्योंकि हमको तो आगे जाना है मथुरा वृंदावन। और मथुरा वृंदावन यहाँ से लगभग वृंदावन की दूरी थी 70 किलोमीटर, लगभग 70 किलोमीटर। 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था हमको यहाँ से। तो हम आगे बढ़े तो देखा बंदरों को उछल कूद करते हुए, देख सकते हो आप, यहाँ बारिश का पानी जमा था तो ये मस्ती कर रहे थे कई बंदर। और यहाँ से आप लोग भी देख सकते हो ताजमहल का कितना सुंदर दिख रहा था। तो एक बार तो देखना आना बनता है यहाँ पे। तो ताजमहल से थोड़ी दूरी पे सेंटर में आपको एक स्पॉट मिलेगा जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। ये देख सकते हो आप, एक स्पॉट है। तो यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आ रहे थे। कई लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। ये 2 स्पॉट बने हैं कि वो सामने आप देख रहे होंगे, और एक ये इधर से। बहुत ही तगड़ी फ़ोटोज़ आ रही थी दोस्तों। और उस टाइम बिल्कुल वो जो दिन और रात के बीच का टाइम रहता है वो टाइम हो चला था, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था नज़ारा। आप देख सकते हो प्रॉपर, आप जो नज़ारा देख रहे हो आप देखो, ये यहाँ से तो और तगड़ा दिख रहा था। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें यदि आपने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है तो। एक बार मस्ट विज़िट प्लेस है इंडिया की, क्योंकि ये 7 अजूबों में से एक है, तो देखना तो बनता है। ये कुछ मैप्स हैं वहाँ के, आप देख सकते हो। आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए पॉज करके आप देख सकते हो। फिर टाइम हो गया था यहाँ से निकलने का, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। तो हम वापस आए बाहर, और ये मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हमने। और यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के पेठे मिल जाएंगे। आगरे का पेठा बहुत फेमस है, पंछी पेठा नाम से बहुत ज़्यादा नाम चलता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है उनकी। और ये जो एरिया आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ से ही एंट्री करी थी, वेस्ट गेट की जो एरिया है। और ये सामने जो एरिया दिख रहा है, यहीं पे टिकट काउंटर्स भी हैं। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं तो टिकट यहाँ से ले सकते हैं। और ये गेट था जहाँ से हमने एंट्री की थी। तो जब हम आए थे तो हम वो रिक्शे वाले रूट से आए थे। अब हम वापस जा रहे हैं तो पैदल वाले रूट से जा रहे हैं। आपको दिखाना था हमें, और हमें भी देखना था। तो यदि आप पैदल वाले रूट पे आते तो आपको ऐसे गोल्फ कार्ट की सुविधा मिल जाएगी। आपको जो ताजमहल वाला जो मेट्रो स्टेशन था, उससे ये वाले गेट तक, पर्यटक सुविधा केंद्र वाले एरिया तक, आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन दे के आप इस गोल्फ कार्ट की सुविधा ले सकते हैं। आप इसके द्वारा आ सकते हैं। और आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। पैदल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा। यदि आप चाहते हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं। और सामने ये देख सकते हैं, यहीं पर लॉकर रूम भी मिल जाएगा आपको। यदि आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप यहाँ लॉकर रूम में रखवा सकते हैं। गेट है, यहाँ से आपको यहाँ पे टिकट लेना है, और टिकट लेके गोल्फ कार्ट से आप जा सकते हैं। तो ये जो है वो मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट हैंड साइड में आपको पड़ेगा। यदि आप कार पार्क करके आ रहे हैं आप, तो यही गेट है, और गेट से आप एंट्री कर लें तो प्रॉपर आप चले जाएंगे अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको दोनों सुविधा आप मैंने बता दी है। हम भी अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऐसा ही करेंगे, पैदल भी जा सकते हैं। फिर हम निकल गए
वृंदावन के लिए यहाँ से। तो शाम के टाइम यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक मिला हमको, क्योंकि जो पब्लिक आई थी ताजमहल देखने वापस भी जाएगी, तो वो वापस जा रहे थे। अब कहीं लोकल के लोग होंगे, कोई बाहर के लोग होंगे, तो अच्छा खासा। और आगरा भी अच्छा खासा डेवलप सिटी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको पेठे की दुकान हर जहाँ भी आप घुमाएंगे आँख, वहाँ पे आपको नज़र घुमा के देखोगे तो आप पंछी पेठा की दुकानें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप चाहें जहाँ से भी ले सकते हैं पंछी पेठा। हमने भी एक जगह से लिया था। तो नॉर्मली अंगूरी पेठा भी बोलते हैं उसको। अलग अलग वैरायटी के आपको पेठा मिल जाएंगे यहाँ पे, तो देख सकते हो आप। तो ये एक और मेट्रो स्टेशन है यहाँ का। रात हो चुकी थी, हमको निकलते करते लगभग 7:30 बज गया था। तो हम लोग ने जाने के लिए हमको ट्राई करना था, तो हमने यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे लिया था वृंदावन के लिए। पर मेरे हिसाब से ना कंसीडर करें उसको, क्योंकि रात में सुन सपाटा रहता है वो, और रास्ता अच्छा है हालांकि, पर थोड़ा सा लॉन्ग मुझे लगा। तो उस हिसाब से आप जो है वो 2 हाईवे हैं, तो NH-44 भी आप ले सकते हैं, जिससे हम अभी आगरा तक आए थे। तो हमने सोचा था कि हो सकता है यहाँ से भी आगे हमको ट्रैफिक मिले और गड्ढे वगैरह भी थे उस रोड पे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये रोड जो है वो यहाँ से आगरा से बढ़िया है दिल्ली तक, और ये 6 लेन रोड भी हो जाता है यहाँ से, तो आप आराम से आ सकते हैं। हालांकि टोल यहाँ पे सेम ही लगेंगे आपको इस रूट पे। NH-44 से भी आएंगे तो भी, और यमुना एक्सप्रेस से जाएंगे तो भी लगभग आपको सेम ही प्राइस टोल का देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यमुना एक्सप्रेसवे से जो एग्ज़िट है वृंदावन के लिए, वो ये वाला रोड लगता है, मोट करके कोई जगह है, वो वाला रोड मिलता है आपको, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। थोड़ा सकरा रोड है, पर अच्छा है, रोड की कंडीशन तो अच्छी है वो। तो उससे आपको एंट्री मिलती है वृंदावन के लिए, और जो आपको पहुंचाती है यहाँ के पर्यटक सुविधा केंद्र पे। और उससे आगे आप जाएंगे तो आपको मथुरा जाने का एक रास्ता मिलेगा। ये जो देख रहे हैं आप, पर्यटक सुविधा केंद्र, टूरिस्ट फैसिलिटी से सेंटर। यहाँ पे आपको, यदि आप चाहें तो आप बस वगैरह से आए हैं या कार से भी आए हैं, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी, रूम्स भी मिल जाएंगे। पर यहाँ की स्थिति देख के तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो सकती है यहाँ पे। हालांकि आपको मिल जाएंगे यहाँ पे भी, आप यहाँ पे जाके आपको पता करना पड़ेगा। तो और यदि आप चाहते हैं आप बस से आएँ, तो यहाँ बस की व्यवस्था अच्छी खासी है, पार्किंग की। और यहीं पे आप यदि भोजन बना के खाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, व्यवस्था पूरी मिल जाएगी आपको। तो अच्छी जगह है। और यदि आपको कुछ यहाँ से जानकारी चाहिए ब्रजमंडल में यात्रा करने के लिए और भी चीज़ों के लिए, तो यहाँ से आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये उसके आगे जो थोड़े से आप बढ़ेंगे पर्यटन सुविधा केंद्र से, तो आपको मथुरा और वृंदावन के रास्ते दिखेंगे। राइट हैंड साइड में वृंदावन और लेफ्ट हैंड साइड में मथुरा से। तो लगभग 9:30 बजे हम वृंदावन पहुंच गए थे और अपने स्टे को पहुंच गए थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी यात्रा ब्रजधाम की चालू रहेगी अगले एपिसोड में। तो आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें अपने वातावरण को, और मैं फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और राधे राधे।